एक्समैन वर्सेस एजेंट ऑफ एटलस के लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था कि एक्समैन अपने सिटी यूटोपिया को बिल्ड करने में लगे होते हैं, लेकिन तभी उनका एक आदमी जो है ग्रेकलिन इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे वो सेलिब्रा की मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है उसको वापसी यूटोपिया लाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एजेंट ऑफ एटलस पहुंच जाते हैं सेलिब्रा को इस्तेमाल करने के लिए। उनको अपनी मिसिंग टीममेट को ढूंढना है वीनस, जिसके बारे में उनको नहीं पता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसको गॉडेस एफ्रोडाइटी के जो लोग हैं वो उठा के ले गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो सेलिब्रा को यहाँ से ले जा रहे होते हैं तो अगले पल वहाँ पे एक्समैन पहुंच जाते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, लेकिन वो उनके हाथों से जो है सेलिब्रा निकल जाता है। लेकिन उसके बाद भी स्कॉट दोबारा जो अपने एक्समैन को लेके सीधा जो है एजेंट ऑफ एटलस के हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत यूटोपिया से हो, जहाँ हम देखते हैं कि पिक्सी मौजूद होती है और वहाँ पे नेमोर निकल कर आता है। तो कहती है, ओह किंग नेमोर, अब हमारा आइलैंड थोड़ा बहुत पहले से कम झटके ले रहा है। तो कहता है, हाँ डॉक्टर नेमेसिस और मैंने मिलकर जो टेम्परेरी इस इंजन को फिक्स कर दिया है, तो इसलिए अगर यहाँ पे और कोई आइलैंड्स मौजूद नहीं है जिसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है तो मुझे वापसी अपने घर लौट के चलना चाहिए। पिक्सी, ये कुकूस यहाँ पे बैठ के ये क्या कर रही हैं? तो कहती है, अरे ये यहाँ बैठ के सारे एक्समैन को मॉनिटर कर रही हैं, क्योंकि कुछ चोर ग्रे मैकलिन इंडस्ट्री के अंदर घुस गए थे और उन्होंने हमारा माइंड कोर यानी कि सेलिब्रा को चुरा लिया है। और यहाँ हम देखते हैं कि कुकूस बैठ के यहाँ पे सारी की सारी बातें जो है एक दूसरे से शेयर कर रही होती हैं कि वो लोग जो है हिडन सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, वो सैन फ्रांसिस्को के नीचे हैं। तो नेमोर बोलता है, मेरे ख्याल से समर्स और फ्रॉस्ट दोनों मिलकर इस चीज़ को आसानी से संभाल ही लेंगे, ज़्यादा चिंता करने वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। तो कहती है, हाँ वो संभाल ही लेंगे क्योंकि वो अपने साथ इतने ज़्यादा म्यूटेंट्स को जो लेकर गए हैं। लेकिन वहीं पे कुकूस बता दिए हैं कि उनमें से एक चोर जो है एक एटलांटियन हाइब्रिड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो नेमो एकदम चौंक जाता है कि ये किसकी बात कर रही है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं उस हिडन सिटी के अंदर, जहाँ पे हमें एक जबरदस्त किस्म का पैनल नजर आ रहा है, जहाँ पे एक्समैन वर्सेस एजेंट ऑफ एटलस हम देख रहे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि एंजल यहाँ पे आता और नमोरा से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि एंजल और नमोरा बेसिकली कभी एक टीम का हिस्सा हुआ करते थे और वो लोग जो है वर्ल्ड वॉर हल्क के अंदर जो है एमेडिस जो और हरकुलिस का साथ भी दे रहे थे, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो। तो वहीं पे नमोरा बोलती है कि ये एक इमरजेंसी है, हमें उसको चुराना ही पड़ा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एंजल को एक जोरदार झटका देता है M11। तो वहीं पे नमोरा बोलती है कि M11 नहीं करो, मैं उसको जानती हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं से हम देखते हैं फ्रॉस्ट बोलती है कि आइसमैन तुम्हें उसको किसी भी कीमत के ऊपर गिराना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो अगले पल अपने आइस से नमोरा को उसके अंदर ढक देता है। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन अभी भी उस रोबोट के पीछे लगा हुआ है और सीधा उसके ऊपर अपने क्लॉज लेकर आता है और उसके मुंह के अंदर उसके बॉडी के अंदर आर पार कर देता है और कहता है कि ये वो सेम रोबोट हो ही नहीं सकता है, मैंने अपनी आंखों के सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, आखिरकार ये हर बार अपने आप को वापसी पुट टुगेदर कैसे कर लेता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि गोरिल्ला मैन उसकी तरफ आता और कहता है, वेल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता अगर मैं तुम दोनों को एक तिजोरी में बंद कर देता और देखता कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे मार रहे हो और दोबारा खुद को रीबिल्ड भी कर रहे हो। लेकिन क्या करें, अभी हमारे पास उन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन लोगन बोलता है, ओ गोरिल्ले, ये पंजे तुम्हारी बॉडी के अंदर उससे ज़्यादा आसानी से चले जाएंगे। तो वहीं से गोरिल्ला मैन बोलता है कि हाँ, अगर तुम इन हाथों को हिला सकते हो तो वाकई में तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ओल्ड मैन तुम गोरिल्ला जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो लोगों के हाथ पकड़ के उसको सर पे जोर से मारता है, क्योंकि गोरिल्ला मैन के पास एक गोरिल्ला की स्ट्रेंथ है वाकई में ही। और हम देखते हैं कि वो लोगन को सर पे मार के थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देता है। थोड़ी देर तुम यहाँ पे रेस्ट करो, तब तक हम दूसरों से निपटते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर इस वक्त एक बेड के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये भी यूटोपिया की स्टोरी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। और वहीं पे वो बोलता है, प्रोफेसर एक्सेवियर क्या आप ठीक हैं? तो कहता है कि स्कॉट अपने साथ बहुत ज़्यादा म्यूटेंट्स को लेकर गया है, वहाँ पे आर्मी ऑफ मंगोल्स है, मुझे जो है सारी की सारी बातें कुकूस बता रही हैं, लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है। तो वहीं से वो बोलता है कि नहीं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कॉट इन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेगा, इस तरह की चीज़ें वो पहले भी हैंडल कर चुका है। तो कहता है कि नहीं तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं देख रहा हूँ, लोगन गिर चुका है, साइलॉप वो भी गिर चुकी है। और वो हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्सेवियर को कुकूस अपने जरिए कनेक्ट करके वहाँ का सारा नज़ारा दिखा रही होती है कि इस वक्त वहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। और वो बताती हैं कि वहाँ पे एक आदमी जो है वो सेलिब्रा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि बीच यहाँ पे गोरिल्ला मैन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ होता है और वो कहते हैं उसके लोग आके कि इसको फ़ौरन से छोड़ दो नीली बिल्ली, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
तो वहीं पे वो कहता है कि थैंक्स चैंग, लेकिन मैं इससे अकेले ही निपट लूंगा। हम देखते हैं कि वहीं से जो है बीच को पकड़ता और कहता है तुम मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। तो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि हम इससे पहले कभी मिले हैं पाल। और हम अगले पल देखते हैं कि वो वहाँ पे सीधा जो है बीच को उठा के ज़मीन पे फेंकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे जिमी वो बोलता है कि आइसमैन जल्दी से हमारे पीछे एक बहुत बड़ी सी दीवार बनाओ, तुम्हें जल्दी से एक मोटी दीवार बनानी ही होगी। तो वहीं से आइसमैन बोलता है कि ड्यूड, लगता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम किस टीम के अंदर हो। तो कहता है कि मैं सीरियस हूँ, जरा अपने ऊपर देखो। और हम देखते हैं कि वो पीछे पलट के जब देखते हैं तो वहाँ पे एक खतरनाक किस्म का ड्रैगन मौजूद होता है और कहता है कि आखिर किस में हुई इतनी हिम्मत जो कि हमारी रेल के अंदर कदम रख सके। और वो यहाँ पे मुंह से अपने आग उगलना शुरू करता है। वहीं से आइसमैन बोलता है कि लुक आउट अ ड्रैगन, और वो अगले पल जो एक बहुत बड़ी सी दीवार बनाना शुरू करता है। फ्रॉस्ट कहती है कि स्टॉर्म जल्द से जल्द इससे निपटो, और वो उसके ऊपर जोरदार जो है बिजली गड़काना शुरू करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। और आइसमैन के यहाँ पसीने छूट रहे होते हैं और कहता है कि स्कॉट, मैं इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाऊंगा, ये तो मुझे भी अपने साथ पिघला रहा है। वहीं से फ्रॉस्ट बोलती है कि वो तुम्हें नहीं सुन सकता है, वो भी जो है उनके टीम लीडर के साथ यहाँ पे बेहोश हो चुका है इस आग के सामने। तो वहीं से बॉबी बोलता है कि मैं इसको अब और नहीं रोक सकता हूँ, मैं गया। और अगले पल हम देखते हैं कि आइसमैन अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे इनके सामने एक ज़बरदस्त किस्म की फोर्स फील्ड आ जाती है और वो लोग बोलते हैं कि अब ये क्या है। तो वहीं से ड्रैगन बोलता है कि इस शील्ड को फौरन गिराओ M11, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो वहीं से एम्मा बोलती है कि हमें जो है इस अटैक को रोकना होगा, लेकिन उस रोबोट को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे पिक्सी के साथ नेमोर आता है और कहता है कि नहीं, एक्समैन एटलस, इस बैटल को फौरन सीज कर दिया जाए। और नेमोर इस बात का कमांड करता है। और अगले पल हम देखते हैं कि नेमोर की एक आवाज़ पे सारे के सारे लोग वहाँ पे सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाते हैं। और एम्मा बोलती है तो इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट आवाज़ है, हाँ। तो वहीं से नेमोर कहता है कि मैं उन दो ग्रुप्स को आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता हूँ जिन दोनों से मेरा अच्छा बाउंड है। चाहे तुम लोग के बीच कोई भी मैटर हो, उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो भी शांत हो जाता है और कहता है कि इस गोल्डन सिटी के जितने लोग हैं एक एडिलिन की इज्जत करेंगे, तो सब के सब अपनी फायर को होल्ड कर लें। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि आखिरकार इस सब की शुरुआत कैसे हुई है। तो एम्मा बताती है कि हमारे जो है इंडस्ट्री से इनका एक छोटा सा ग्रुप आया जो कि सेलिब्रा चुरा के ले जा रहा था, और उनको ट्रैक करते हुए हम यहाँ पे आए हैं। और हमें नहीं पता था इस बारे में कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी सिटी है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे इस बारे में पता है, ये एटलस एम्पायर है, और अगर इनके लीडर यानी जिमी वू को सेलिब्रा की ज़रूरत है तो उसके पास एक अच्छा रीज़न होना ही चाहिए। क्या ये हर्ट हुआ है। तो वहीं से एम्मा बोलती है हाँ, अगर तुम थोड़ा सा ड्रामा करना चाहो तो स्क्वाड के लिए भी कर सकते हो, कम से कम उसके बारे में पूछ तो सकते हो ना कि वो कैसा है, हमारा वो लीडर है। लेकिन इन दोनों के दिमाग को देख के लग रहा है कि ये लोग बेहोश हो गए हैं, लेकिन इनका दिमाग इस वक्त किसी और प्लेन के अंदर ही है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे सारा का सारा मामला ठंडा हो चुका होता है और वहीं से वो लोग आपस में बात करते हैं, ज़रा एक मिनट, पिछले कुछ मिनट में हम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और ये म्यूटेंट गाइंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे, और अब हम इनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कूल है, वाह। तो वहीं से बॉबी बोलता है पिक्सी की तरफ देख के, देखो पिक्सी, शायद तुम यहाँ पे नई नहीं आई हो और एक्समैन को जानती नहीं हो, लेकिन मैं एक्समैन के अंदर एक बहुत लंबे अरसे से मौजूद हूँ। तुम थोड़ी देर यहाँ रुक के देखो, ये जो मछली वाली औरत है ना, ये कुछ दिन में हमारे स्कूल के अंदर ही हमें आगे पढ़ा रही होगी, देख लेना तुम। तो इसे जिमी बोलता है मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा सॉरी करना चाहूँगा, मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सेरिब्रा को ऐसे ही लेने चले गया, मुझे आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें भी अपने इस वक्त फ्रेंड को ढूंढने की जल्दी थी तो इसलिए शायद तुमने किया हो। एमा चलो उनकी थोड़ी मदद करते हैं। तो एमा कहती है कि हाँ मैंने इनको वन टाइम एक्सेस दे दिया है सेरिब्रा का, और इस तरह हम देखें कि एमा जो है यूरेनियन को एक्सेस दे देती है सेरिब्रा का, जिसके जरिए वो उसको तलाश कर सकें। और कहता है कि ये तो बहुत ही इंप्रेसिव है, मैं एक सेकंड के अंदर इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अपनी नज़र दौड़ा सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कि कौन कहाँ मौजूद है। मैं इस बात के इंप्रेशन को पिकअप कर रहा हूँ कि इसको कब और कहाँ से उठाया गया था, और मैं देख रहा हूँ कि आखिरी बार उसका एक आदमी से सामना हुआ था जो कि अपने आप को एक पुलिसमैन बता रहा था, और वो एक घोड़े के ऊपर मौजूद था, लेकिन उसके अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर थी, वो जो एक ह्यूमन की तरह रीड नहीं कर रहा है, लेकिन जो कोई भी वो अभी भी जिंदा है, मैं देख सकता हूँ, और वो न्यूयॉर्क के करीब एक पहाड़ के अंदर मौजूद है, मेरे पास उसकी प्रिसाइज लोकेशन आ चुकी है। तो वहीं से जिमी बोलता है कि बहुत बढ़िया टीम, अब हमें फ़ौरन सॉर्सरर के ऊपर बैठ के उसको रेस्क्यू करने के लिए निकलना ही होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि नेमोर से बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस मदद के लिए नेमोर। तो नेमोर बोलता है कि मैं इस बात को जानता था कि मेरी प्रिंसेस कभी भी बिना रीज़न के इस तरह से एक्ट नहीं करेगी, तुम जाके अपनी टीममेट को ढूंढो, उसके लिए गुड लक। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से अपने रास्ते चले जाती है, और जिमी वो भी बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि एक्समैन ने हमारी इस तरह से मदद करी, और तुम्हें कभी भी एजेंट ऑफ एटलस की कोई भी मदद चाहिए हो तुम सिर्फ हमें एक बार कह देना। वहीं से स्कॉट बोलता है कि वेल ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी जो है एक्समैन के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। तो कहता है खैर हमारी भी कोई इतनी ज़्यादा इज्जत है नहीं बाहर की दुनिया में, तो हमें उसको गंवाने का डर भी नहीं। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि और राइट एक्समैन, क्लॉक अपना पोर्टल खोलो, हम सब यहाँ से फ़ौरन निकल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति के नीचे पड़ा होता है और कहता है हे कोई इस डैम चीज़ को मेरे ऊपर से हटाना पसंद करेगा। हम यहाँ से एडी रॉन्डक्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि वो पहाड़ है जहाँ पे एफ्रोडाइटी का मंदिर बनाया गया है खुफिया तौर पे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वीनस को लोगों ने कैद कर लिया है, और उसके जो चाहने वाले हैं वो उसको सजा दे रहे हैं, ऊपर एक गर्म रॉड से जो है एक मोहर लगा रहे हैं।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी से जो ये करवा रहे होते हैं और कहते हैं देखो इसने हमारी गॉडेस की ब्यूटी चुराने की कोशिश करी है, इसको जला के राख कर दो। तो वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो बिल्कुल हमारी गॉडेस की तरह दिखती है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ वो इस तरह दिखती है इसलिए तो हमें ये करना होगा, हमें इसका चेहरा जलाना होगा, तुम्हारी मिस्ट्रेस तुम्हें कमांड करती हैं। तो वो कहता है कि मेरी मिस्ट्रेस ने इसके चेहरे के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो कहते हैं हाँ तो उसने चेहरे के बारे में कुछ नहीं कहा था लेकिन उसका मतलब साफ था, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है इसलिए इसको बर्बाद करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी आता है, उसकी स्कर्ट उठा के उसकी टांग के ऊपर वो लगा देता है और हम वो बोलता है कि जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर पानी फेंकते हैं लेकिन उसको जोरदार उन्होंने निशान लगा दिया होता है। और वो लोग कहते हैं अब ये जान जाएगी कि हमसे गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। और वो कहता है कि मिस्ट्रेस यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं, तुम्हें उनके सामने झुकना ही पड़ेगा वीनस। तो वो लोग कहते हैं जो बैकग्राउंड में इसको बोल रहे हैं कि कम से कम ये नाम लेना तो बंद कर दो। तो कहता है कि तुम उनके सामने झुक जाना, शायद वो तुम्हें इसमें जो है माफ़ कर दें, और कम से कम जब वो तुम्हारे सामने आए तो उनकी तरफ नजर उठा के मत देखना क्योंकि उनको आज तक किसी ने भी सही तरीके से देखा नहीं है क्योंकि वो हैं तो गॉडेस एफरोडाइटी। और इस तरह हम देखते हैं कि एफरोडाइटी यहाँ पे वीनस को सज़ा दे रही है और उनके सामने आ जाती है और वो उसको देखते ही कहती हैं तो यहाँ हो तुम, इसकी वीडियो को फ़ौरन खोल दिया जाए ताकि वो मुझे जवाब दे सके। और हम देखते हैं कि वो आदमी जो है उसके मुँह से कपड़ा हटाता है। मैं देख रही हूँ कि तुमने उसके चेहरे के ऊपर कोई निशान नहीं मारा है जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था, और आखिरकार तुम ये कर भी कैसे सकते थे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है। मैं जो हूँ अपनी इमेज को इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती हूँ, चाहे वो एक इम्पोस्टर ही क्यों ना हो, कोई मेरी शक्ल इस्तेमाल करे और इस तरह के काम करे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो उसको जो है टॉर्चर करना शुरू करती है और वो चिल्ला रही होती है वीनस यहाँ पे। और यहीं से वो कहती है कि तुम सब मेरे चाहने वाले फ़ौरन यहाँ से बाहर चले जाओ, इस औरत से मैं अकेले ही बात करना चाहूँगी, मैं इस बात का रिस्क नहीं लेने चाहती हूँ कि उसकी आवाज़ के अंदर तुम उसके वश में आ जाओ। ऑफ कोर्स अगर आज मैं यहाँ अपने नॉर्मल इंसानों वाले रूप के अंदर आती तो शायद यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, वो मेरा और तुम्हारा मुकाबला कर ही देते, लेकिन इसी वजह से मैं अपने इस गॉड वाले रूप के अंदर आई हूँ ताकि उनको पता चल सके कि असली कौन है और नकली कौन है। तो वीनस कहती है अपनी सफाई में कि मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि वो लोग मुझे फॉलो करें, मैं कभी भी आपके जैसा बनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं हूँ ही ऐसी। तो कहती है अच्छा तो मेरे जैसा नहीं बनना चाहती थी लेकिन फिर भी मेरा रोमन नाम इस्तेमाल कर रही हो वीनस। तो कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस लोगों ने इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया जब मैं अवेयर हुई, मैं इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रही हूँ, मैं तो बस कभी सिर्फ एक सायरन हुआ करती थी। तो इसे एफरोडाइटी कहती है एक सायरन, और जहाँ तक मुझे पता है कि एक सायरन जो होती है उसकी कोई अपनी विल नहीं होती है, उसका कोई सोल नहीं होता है, तो आखिरकार तुम इस अर्थ के ऊपर कब से और कैसे चल रही हो। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि सायरन एक ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक परिंदे की तरह होती है और एक आदि औरत की तरह होती है, जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, लेकिन ये एक ऐसी क्रिएचर है जिसका कोई सोल नहीं होता है। तो यहीं से वीनस अपना ओरिजिन बताते हुए हमें बोलती है ये तकरीबन 100 साल पुरानी बात है, जब मैं एक शिप के अंदर चाइना से आ रही थी, एक मैजिशियन ने मेरे ऊपर अटैक करा मुझे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसने गलती से जो है मुझे मेरी विल दे दी, मेरा सोल दे दिया। मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए एक बहुत ही वंडरफुल तोहफा है, लेकिन कोई भी तोहफा बिना कीमत के नहीं होता है, और मुझे बाद में जाके पता चला कि इसकी कीमत क्या है। और जब मुझे पता नहीं था तो मैंने अपने साथ उस पूरे के पूरे जहाज़ को डुबा दिया और वो सारी की सारी मौतें मेरे ही सर पे थीं। मैं काफ़ी टाइम तक मेडिटेरियन सी के अंदर पड़ी रही, यहाँ से वहाँ भटकती रही, और बहुत सालों के बाद किसी ने मुझे तलाश करा और मुझे काफ़ी ज़्यादा साल लग गए हील होने के अंदर। मैं अकेले ही मौजूद थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बोल भी सकती हूँ। लेकिन मैंने जाके एक अनाथ आश्रम को ज्वाइन करा और वहाँ पे जब उन्होंने गाना वगैरह शुरू करा तो मेरे अंदर गाने की चाहत पैदा हुई, और तब जाके मुझे पता चला कि मैं गा भी सकती हूँ। और जब मैंने गाना शुरू कर दी थी तो लोग मेरे वश में ही हो जाते थे, और इसीलिए लोगों ने मेरा नाम तब से वीनस रख दिया। लोगों को लगने लगा कि गॉडेस वीनस यानी गॉडेस एफ्रोडाइटी जो हैं इंसानों के बीच वापसी आ गई हैं, और ये चीज़ें देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और मैं तब से ही वीनस के नाम से मशहूर हो गई। तो इसे एफ्रोडाइटी बोलती है अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रही हैं ये सारी बातें। इसी वजह से जब तुमने एटलस फाउंडेशन को ज्वाइन करा जो कि एक पावरफुल मोर्टल ग्रुप है, तब जाके तुम गॉडेस हेरा की नज़र में आई और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया और तभी मैं तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका पता गॉडेस हेरा ने दिया है, और हेरा वही है जो कि यानी हरकुलिस की मदर है, जो हरकुलिस और अथीना के पीछे भी लगी हुई है। तो यहीं से वो बोलती है कि हेरा, चले खैर जाने दे इस बात को, लेकिन देखिए मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी को भी इस बात पे कन्विंस नहीं कर रही हूँ कि वो मुझे आप समझे, बल्कि आप तो जो है वीनस नाम इस्तेमाल भी नहीं करती जहाँ तक मुझे लगता है। आप तो गॉडेस एफ्रोडाइटी है ना, और वैसे भी आप तो एक गॉडेस हैं और मैं सिर्फ एक इंसान, तो आपको इतनी परवाह क्यों है। तो वहीं से एफ्रोडाइटी बोलती है कि क्यों तुम मुझसे सवाल करती हो, क्यों? तुम जानती हो कि सारे के सारे गॉड्स की जो शक्तियाँ होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो आती कहाँ से हैं। और वो गुस्से में हम देखते हैं कि अपने हाथों में उसको उठा लेती है और वो बताती है कि हम गॉड्स की शक्तियाँ जो हैं वो बिलीफ से आती हैं। जब तक लोग हमें वर्शिप करते हैं, जब तक लोग हमें मानते हैं, जब तक हम पे यकीन करते हैं, तब तक ही हम गॉड हैं, तब तक ही हमारी ये सारी पावर्स हैं। लेकिन एक बार दुनिया के लोगों ने वर्शिप करना छोड़ दिया, हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, तो हम गॉड्स रहेंगे नहीं। मैं किसी ज़माने में इस दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थी, यानी कि मेरी वजह से जो है जंगें छिड़ जाया करती थी, मैं इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, मेरे चक्कर में लोग अपनी जान दे दिया करते थे।
इस दुनिया के ऊपर जो ग्रेटेस्ट हीरोज़ हैं वो पैदा ही इसी वजह से हुए हैं क्योंकि मैंने उनके पेरेंट्स के साथ मेट किया है। मेरे टेम्पल्स के अंदर जो है मुझे हुआ करते थे मुझे सेलिब्रेट करने के लिए। सारे के सारे ग्रीक्स जो थे वो मेरे ऊपर मरा करते थे। मैं उनकी एक अलग ही किस्म की गॉडेस हुआ करती थी। मेरे लिए वो अपनी जान दे सकते थे, मेरे लिए वो इस यूनिवर्स को ख़त्म कर सकते थे। मैं कभी किसी ज़माने में इतनी शक्तिशाली थी कि मैं एक सेलेस्टियल बीइंग के मुकाबले में थी। लेकिन वो लोग जो है एडवेंचरस हो गए, उन्होंने लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू करा और वो इस दुनिया के अंदर भटकते ही चले गए और उनको नई नई चीज़ें मिलती गई जिसके अंदर उनका विश्वास बढ़ता गया और इस तरह मेरी शक्तियाँ और मेरा विश्वास कम होता रहा। मेरे लोग जो हैं वो दूसरे गॉड्स के ऊपर यकीन करना उन्होंने शुरू कर दिया, दूसरी फिलॉसफीज़ के अंदर, और हम गॉड जो हैं सिर्फ एक मिथ बन के रह गए लोगों की नज़र में। और अब मेरे पास सिर्फ मेरी ब्यूटी और इमोर्टैलिटी रह गई है जो लग रहा है कि मुझसे बहुत जल्द छीने जाने वाली है। डैम यू हेरा। लेकिन वीनस बोल रही होती कि प्लीज़ मुझे दूर कर दो, ये बहुत गर्म है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो कहती है कि अच्छा, और मुझे क्या तुम्हारी परवाह होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे बाद लोग यही समझेंगे कि तुम असली एफरोडाइटी हो, लेकिन तुम सिर्फ एक सी मॉन्स्टर हो जिसके अंदर जान डाल दी गई है। एक एल्डर डीटी है जिसका नाम फोर्सेस है, उन्होंने ही तुम्हारी काइंड को मेरी इमेज के अंदर बनाया है। तुम्हारी काइंड जो है वो सिर्फ एक मेरी कॉपी और कोई नहीं। तुम साइरेंस मेरी ही एक कॉपी के तौर पे बनाए गए थे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एफ्रोडाइटी के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है एक बीम का, जिससे उसका हार्ट टूट जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एजेंट ऑफ एटलस पहुंच चुके होते हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। और जिमी बोलता है कि इसको दोबारा से मारो M11। और हम देखते हैं कि M11 दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है, उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ के फेंक देता है। और वो कहती है कि आखिरकार मेरे सारे के सारे स्टैचूज के साथ यही सुलूक क्यों होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि नमोरा उस स्टैचू के आर पार हो जाती है। और वहीं से गोरिल्ला मैन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, हमें काफ़ी वक्त लग गया तुम्हें ढूंढने में, हम एक फाइट के अंदर फंस गए थे एक्समैन के साथ। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, तुम लोगों ने कम से कम मुझे ढूंढ तो लिया। वहीं से जेमी बोलता है कि एक ग्रीक टेम्पल, वो भी न्यूयॉर्क के अंदर, हमें इस बारे में कभी नहीं पता था। वहीं से वीनस बोलती है कि देखो लिटरली मैंने इस वक्त एक गॉड को जो है गुस्सा दिला दिया है, वो गॉड मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, हमें इस वक्त यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। इस सब के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो जिमी बोलता है कि हाँ जैसा तुम कहो। और यहाँ से हमें ग्रीक मिथोलॉजी का बहुत अच्छी सी एक स्टोरी बताई गई है सायरन के हवाले से, एफ्रोडाइटी के हवाले से और उनके बिलीफ के हवाले से। क्योंकि आप लोग के दिमाग में सवाल होगा ही कि एफ्रोडाइटी जो कि एक गॉडेस है, उसको एक इंसान से क्या परवाह कि अगर उसकी जैसे दिख भी रही है। क्योंकि कभी ग्रीक गॉड अर्थ के ऊपर हुआ करते थे अपनी फुल पावर के अंदर, जब उन पर लोग विश्वास करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो अर्थ के लोगों से दूर जाते रहे, अर्थ के लोगों ने दूसरी चीज़ों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, जैसे नॉर्स गॉड के ऊपर या और दूसरे रिलीजन्स के ऊपर, जिनका मैं जिक्र यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि हम कॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह जो ग्रीक गॉड के ऊपर विश्वास था वो कम होता रहा, और इस तरह जैसे जैसे गॉड्स के ऊपर लोग विश्वास करना कम कर देंगे तो उनकी पावर्स भी कम होना शुरू हो जाएंगी। और अब वो इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि वो तकरीबन एक मोर्टल ही बन चुकी है एफ्रोडाइटी। तो इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि लोग जो है वीनस को उसका दर्जा ना दे दें और वो एफ्रोडाइटी की जगह ना ले ले, तो इसलिए वो वीनस को अपने रास्ते से हटा रही है। क्योंकि एक तो दिखने में वो बिल्कुल एफ्रोडाइटी जैसी, और दूसरी जो उसकी शक्तियाँ हैं, यानी वो किसी को भी अपने काबू में कर सकती है और जो चाहे उनसे करवा सकती है। तो इसलिए एफ्रोडाइटी जो है वीनस को अपने रास्ते से हटाना चाह रही है और उस पर इतना गुस्सा है। लेकिन ये सब मैनहट्टन के अंदर तो ओलंपस ग्रुप के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हेरा जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें देख रही होती है और कहती है, तो लिटिल सायरन तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें ओवर हो चुकी हैं? तुम्हारे ऊपर इस वक्त मेरा निशान लग चुका है और अब मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी ढूंढ सकती हूँ, या फिर इनफैक्ट मैं तुम्हारे पीछे किसी और को लगा सकती हूँ जो कि मेरे लिए मेरा काम कर देगा। तो तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने पास से दूर भागना चाह रही हो, जो तुमने किया है उससे दूर रहना चाहती हो। तो क्यों ना मैं तुम्हारा पास्ट ही तुम्हारे पास ले आऊँ, ये कितना परफेक्ट होगा ना। क्योंकि मैं एक शर्त लगा के कह सकती हूँ कि सी मॉन्स्टर फोर्सेस जो है वो इस बारे में सोच ही रहा होगा कि आखिरकार उसकी वो खूबसूरत लड़की इतने सालों में कहाँ गुम हो गई है, वो तुम्हें तलाश कर ही रहा होगा। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी इस स्टोरी का एंड होता है जो कि एक्समैन वर्सेस एजेंट ऑफ एटलस थी। लेकिन जिस तरह ये स्टोरी एक्समैन के साथ शुरू हुई थी, ये ख़त्म बिल्कुल एजेंट ऑफ एटलस और हरक्यूलिस के मिथ से मिलते हुए हुई है। यहाँ पे हमने ग्रीक मिथोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बड़ा किस्म का इम्पैक्ट देखा है। इस स्टोरी का एंड जो था वो इसलिए था ताकि ये स्टोरी सीधा जाके हरक्यूलिस से मिल सके। और अब बेसिकली हरक्यूलिस के अंदर एक इवेंट आने वाला है छोटा सा, जिसका नाम है असल्ट ऑन न्यू ओलंपस। इसमें हम देखेंगे कि हरक्यूलिस जो है जाएगा हेरा से मुकाबला करने के लिए, और जो कुछ भी हेरा कर रही है उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो कॉन्टिनम वगैरह वो बना रही है। और अब ये जो स्टोरी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेरा ने यहाँ पे एक खतरनाक किस्म का ग्रीक मिथोलॉजी का क्रिएचर फोर्सेस जो है उसको जगा दिया है और उसको जो है वीनस की लोकेशन बता दी है। तो इसी तरह अब एजेंट ऑफ एटलस मुकाबला करेंगे फोर्सेस से और वो जाके मिलेंगे हरक्यूलिस से, और ये सारी की सारी स्टोरीज एक साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आगे कनेक्ट होने वाली हैं। तो इसके बाद हम जो है अपने चैनल के ऊपर एक वन शॉट कॉमिक शेयर करने वाले हैं जो कि असल्ट ऑन न्यू ओलंपस होने वाला है, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ये जो कहानी है किस तरह से शुरुआत होगी और हरक्यूलिस वगैरह किस तरह से अपनी टीम बनाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप थोड़े बहुत भी ग्रीक मिथोलॉजी के फ़ैन होंगे तो बाकी में आपने इस वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया होगा, क्योंकि इसमें आपको ग्रीक मिथोलॉजी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कूल कॉन्सेप्ट सुनने को मिले होंगे जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कम लोग ही जानते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें ग्रीक मिथोलॉजी को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसमें नए रीडर्स और पुराने रीडर्स दोनों ही एक साथ मज़े ले सकते हैं।
तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये छोटी सी 2 इश्यूज़ की सीरीज़ कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके फ़ौरन बाद ही हम हरक्यूलिस को सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एसिड और न्यू ओलंपस वाला इवेंट देखेंगे। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा इस बात से कि हमें तो सीज का इवेंट शुरू करना था। ये इवेंट कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 से 5 इश्यूज़ के अंदर ही है, जो कि हरक्यूलिस की स्टोरी को यहाँ पे एंड करेगा। और उसके बाद हम सीधा जो है फिर अपनी जो नॉर्मल टाइमलाइन है, जिसके अंदर हमें आयरन मैन के एक स्टोरी आर्क को शेयर करना है, उसके बाद सीधा हम सीज को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं हरक्यूलिस के नए कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।